नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं दीपक गौतम। इस समय कोरोना ने पूरे देश में हड़कंप मचाया हुआ है और हम लगातार देख रहे हैं कि राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कोरोना पर काबू पाने की। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है जिला उपायुक्त की, चूंकि उन्हें राज्य सरकार से मिले हुए दिशा निर्देशों को अपने यहाँ की स्थिति देखते हुए पूरी तरह से कवर करना होता है, उस तरह से लागू करना होता है। इसलिए हमने प्लान किया कि हम ग्राउंड जीरो पर जाकर जिला उपायुक्त से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से कोरोना पर काबू पाने के लिए वो काम कर रहे हैं। इस समय हम फरीदाबाद में हैं। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है और औद्योगिक नगरी की अपनी अलग तरह की समस्याएं होती हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद के जिला उपायुक्त यशपाल यादव। यशपाल जी से हम जानेंगे कि किस तरह से फरीदाबाद के हालातों को देखते हुए, चूंकि फरीदाबाद इस समय हरियाणा का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां कोरोना के बहुत ज्यादा मामले हैं, तो किस तरीके से फरीदाबाद को काबू करने की कोशिश हो रही है, कोरोना को फरीदाबाद में फैलने से काबू करने की कोशिश हो रही है, इस पर हम यशपाल जी से बात करेंगे। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबरें अभी तक में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये कि फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है और पूरे हरियाणा में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मामले आज की डेट में हैं, तो वो फरीदाबाद में काफी ज्यादा मामले हैं, गुड़गांव में बहुत ज्यादा मामले हैं। किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं, कितना मुश्किल है इस दौर से बाहर निकल पाना? ये सबसे पहले तो आपने खुद ये बात कही है कि ये औद्योगिक नगरी है और उद्योग भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। 20,000 के आसपास छोटे बड़े उद्योग मिलाकर इस शहर के अंदर चलते हैं। इतने बड़े उद्योगों को चलाने के लिए बहुत सारी लेबर की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से काम की तलाश में आते हैं और इन उद्योगों के अंदर काम करते हैं। इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन यहाँ आ रही है वो लोग हैं जो गरीब तबका है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इस वजह से फरीदाबाद काफी वल्नरेबल रहा है शुरू से ही, और जब ये 13-14 महीने पहले बीमारी आई थी तब से ये आशंका जाहिर की जाती रही है कि फरीदाबाद में इसका क्षेत्रफल कम है, इसकी थोड़े क्षेत्रफल के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन बसी हुई है, लोग इंडस्ट्रियल टाउन होने की वजह से बहुत सारी लेबर क्लास यहाँ पर रहती है। दिल्ली के साथ में इसका बहुत बड़ा बॉर्डर लगता हुआ है और बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत डेंस पॉपुलेशन है, तो जब भी किसी तरह का संक्रमण वहां पे फैलता है वो सीधा का सीधा फरीदाबाद के अंदर भी आता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा इस बात की आशंका थी कि हम बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले जिलों में रहेंगे। लेकिन खुशकिस्मती मैं ये कहूंगा कि लोगों के अंदर जिस तरह की जागरूकता यहाँ पर है, जिस तरह से लोगों ने नियम कानून कायदे की पालना की, उससे पहली वेव के अंदर भी और दूसरी वेव के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के मुकाबले में और आसपास के शहरों के मुकाबले में नंबर ऑफ केसेस काफी कम रहे हमारे। लेकिन हम देख रहे थे सर कि जिस तरीके से आंकड़े फरीदाबाद में बहुत ज्यादा है, हमने वो स्थिति देखी कि बेड लोगों को नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन की दिक्कत लोगों को रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन की दिक्कत लोगों को रही। उन दिक्कतों पर काबू पाना कितना मुश्किल था और किस तरह से उन पर आपने काबू पाया? क्या अब पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है? पहली वेव की अगर हम बात करें तो हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर थे। हमारी जो बेड की कैपेसिटी थी वो काफी ज्यादा थी और कभी भी इतने पेशेंट हमें नहीं मिले। हमने दिल्ली के, यूपी के, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, आगरा, इन सब से पेशेंट्स को भी यहाँ पर ट्रीट किया। ट्रेडिशनली क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा हैं तो लोग बाहर से आकर यहाँ पर अपना इलाज कराते हैं। वो लोग कोरोना के दौरान भी यहाँ पर आए और उन लोगों का इलाज फरीदाबाद के हॉस्पिटल्स ने किया। लेकिन जो सेकेंड वेव की हम बात करें तो निश्चित तौर पर इतनी तेजी से केसेस बढ़े कि जो कैपेसिटी थी हॉस्पिटल्स की वो एकदम से छोटी, एक बार लगी कि कम पड़ने लग गई है। और जब हमने इसको रिव्यू किया तो ये पाया कि हमारी जो 2200 हॉस्पिटल बेड्स हैं जो क्रिटिकल केयर के लिए हम यूज कर रहे थे, उसमें से 22 से 25% बेड ऐसे थे जो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या मथुरा, आगरा से आए हुए पेशेंट ने ऑक्यूपाई कर रखे थे। तो हमें उनको भी सपोर्ट करना था और अपने शहर के लोगों को भी सपोर्ट करना था। लेकिन फिर भी इस सब के होने के बावजूद भी शहर के अंदर लोगों ने और समाज सेवी संस्थाओं ने, सबसे पहले हमने अपने बीके हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर के अंदर और एडिशनल बेड लगाने के लिए यूज किया। उसके पास में हमारी 5 CHC PSCs थी, उनको हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके बाद में लोगों ने खुद अपने स्कूल्स के अंदर, अपनी बिल्डिंग्स के अंदर कोविड केयर सेंटर्स बनाए। हमने उनको सारा सपोर्ट प्रोवाइड करवाया, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई।
तो धीरे धीरे करके हमारी स्थिति बेहतर होने लगी और एक वक्त ऐसा आया जब हमारे पास में लोगों की सुविधा के हिसाब से बेड उपलब्ध थे। हालांकि आज के दिन हमारे जब नंबर्स कम हो रहे हैं तो आज के दिन हमारे पास में बेड खाली भी हैं। ऑक्सीजन के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी, कई कई दिन तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था। आपने एक ऐप उस समय लॉन्च किया, उस ऐप के बारे में थोड़ा सा बता दें। और हम देख रहे हैं कि उसके बाद ऐप के बाद लोगों की ये मारामारी जो थी ऑक्सीजन को लेकर ये कम होती भी नजर आई, तो ये क्या था पूरा प्रोसेस, इसके बारे में एक बार बताएं। लोग ऑक्सीजन के लिए बार बार हमारी तरफ आ रहे थे और इतना ज्यादा भीड़ वहां पर होने लग गई थी कि उसको कानूनी व्यवस्था की स्थिति बनती एक बार नजर आई। दूसरा, उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह हो रही थी कि लोगों को संक्रमण ना फैले, तो इसके लिए एक बार ये भी फीडबैक फील्ड के ऑफिसर से, पुलिस से, बाकी लोगों से आई कि हमें जो इंडिविजुअल लोगों को डिलीवरी है वो बंद कर देनी चाहिए, अदरवाइज इसमें काफी प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसे समय के अंदर एक नया तरीका अपनाया गया और हमारी इसकी जो नोडल ऑफिसर हैं एसडीएम बल्लभगढ़, उन्होंने पहल भी की। जेसी बोस यूनिवर्सिटी हमारी है बल्लभगढ़ में, उन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया। एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया, जेसी बोस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के मदद से कॉल सेंटर बनाया गया। उसके अंदर हमने लोगों से ये कहा कि जिसको भी जरूरत है आप इस पोर्टल के ऊपर अप्लाई करिए और अप्लाई करने के बाद हम आपको टाइम स्लॉट देंगे। उस टाइम स्लॉट के अंदर आपको एक पर्टिकुलर जगह भी बताएंगे, वहां पर आइए और हम आपको ऑक्सीजन टाइम बाउंड मैनर में उपलब्ध कराएंगे। इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि जो भीड़ लगती थी वो लगनी बंद हो गई। 1 घंटे के अंदर अगर हम 15 लोगों को सिलेंडर दे सकते थे तो सिर्फ 15 लोगों को ही हम बुला रहे थे, उनको प्रॉपर तरीके से रिसीव कर रहे थे, उनको सिलेंडर पकड़ा रहे थे और उनको वापस भेजने में हम उनकी मदद कर रहे थे। तो इसके चलने से लोगों को भी सुविधा मिली और हमारे लिए भी उनको मैनेज करना आसान हो गया। अच्छा, एक चीज और, इस दौर में सबसे ज्यादा हमने देखा कि हॉस्पिटल्स पर आरोप लगे, ओवर चार्जिंग के आरोप लगे, जिसके बाद सरकार को रेट फिक्स करने लगे। तो अब आप क्या मानते हैं कि क्या वास्तव में ओवर चार्जिंग जो है वो रुक गई है और किस तरह के अपनी तरफ से प्रयास इस बात को लेकर किए गए हैं कि किसी तरह की ओवर चार्जिंग ना हो? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा शुरुआत के अंदर ही सभी तरह के इलाज के लिए रेट फिक्स किए गए थे और हमने बार बार आईएमए के साथ में, हॉस्पिटल के साथ में जो मीटिंग की, उसके अंदर भी उनको बार बार ये निर्देश दिए कि प्रत्येक हॉस्पिटल को अपने यहाँ पर मुख्य द्वार के आसपास जहां पर लोगों को आप रिसीव करते हैं वहां पर इन रेट्स को डिस्प्ले करिए। हर हॉस्पिटल के लिए नोडल ऑफिसर्स लगाए गए, उनको ये कहा गया कि आप जाकर वहां पर चेक करके आइए और ये इंश्योर करें कि ना केवल इसको डिस्प्ले करें बट कि इसको इम्प्लीमेंट भी करें। हालांकि इतना करने के बावजूद भी मेरे पास में स्पेसिफिक शिकायतें आई। एक जगह मैं खुद भी जाकर मैंने चेक किया, उसको मैंने इंक्वायरी के लिए दिया, एसडीएम बल्लभगढ़ के द्वारा वो इंक्वायरी कंडक्ट की गई, उसमें उनको दोषी भी पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई अभी चल रही है। लेकिन इस तरह की और भी हमारे पास में शिकायतें आई और जब ये शिकायतें बढ़ने लगी तो किसी एक कमेटी के माध्यम से उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। तो हमारे जो 8 सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, जिनको हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को 8 हिस्सों में बांट कर दिया हुआ है, उन्हीं के साथ में कमेटी बनाई गई। उनको चेयरमैन के तौर पर एसीपी उस एरिया के और एसएमओ उस क्षेत्र के, इनकी कमेटी बनाकर इन लोगों को अधिकृत किया गया कि आपके पास में अगर किसी भी हॉस्पिटल के खिलाफ कोई भी शिकायत आती है तो आप उसके लिए कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हैं। तो लोगों ने जो भी शिकायतें दी कमेटीज को भेजी गई, कमेटीज ने लगातार हॉस्पिटल से भी बात की, नोडल ऑफिसर्स के माध्यम से भी हमने बातें की, लेकिन अभी भी शिकायतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि ये एक नाजुक वक्त है और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आईएम में फरीदाबाद के हॉस्पिटल्स ने इतना बर्डन लेकर लोगों की मदद करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने निश्चित तौर पे थोड़ा चार्जेस ज्यादा लिए हैं लोगों से और उनकी वजह से सब लोगों की बदनामी ना हो, इस बात के हम प्रयास कर रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। फरीदाबाद के अस्पतालों पर एक बड़ा बर्डन आया, दिल्ली के मरीजों का, आगरा के मरीजों का, मथुरा के मरीजों का। तो क्या इस तरह की कोई प्लानिंग बनाई गई है कि पहले फरीदाबाद के लोग जो हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके, क्योंकि फरीदाबाद बड़ी जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी जनसंख्या यहाँ पर है, तो ऐसी कोई प्लानिंग आगे के लिए कोई है दिमाग में? कोई भी हेल्थ सर्विसेज किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हिंदुस्तान के अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए ओपन है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हम डिस्करेज करना चाहेंगे किसी को। हमारी जितनी क्षमता है उस क्षमता के साथ में जिसकी भी हम मदद कर सकते हैं उसकी हम मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर
इन हॉस्पिटल्स को एक पर्टिकुलर एरिया के साथ में अटैच करने से उस एरिया के जितने भी मरीज होंगे वो इस हॉस्पिटल के अंदर आएंगे, उनको प्रायोरिटी के ऊपर इलाज मिलेगा। तो यही हमारा प्रयास था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको ये कभी भी लेवल पे ये ना लगे कि मुझे इलाज की जरूरत है लेकिन मेरे को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से ये पूरा हिरार्की हमने क्रिएट की है। लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन का कितना असर आप मानते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ इससे काफ़ी पहले आपने एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर शहर में कुछ इलाकों को पूरी तरह से बंद किया था, और अब लॉकडाउन चूंकि सरकार लगा चुकी है, क्या देख रहे हैं, कितना फायदा मिला है इस लॉकडाउन का? लोगों का मूवमेंट रुका है, लोगों की गैदरिंग रुकी है, जो बड़े फंक्शंस करने की इजाजत थी वो नहीं है, उसकी वजह से कम लोग बाहर आ पाते हैं, इंटरेक्शन घटा है। इवन गांवों के अंदर भी जो लोग बैठकर ताश खेलते थे, बातें करते थे, हुक्के पर बैठते थे, उन सबको डिस्करेज किया गया, उन सब से रिक्वेस्ट की गई कि इस तरह से नहीं करें। तो इन सब चीजों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और केसेस निश्चित तौर पर कम हुए हैं। तो लॉकडाउन ने मदद की है। गांव वालों को भी काफ़ी इफेक्टिव कर रहा है। पहले हमने नहीं देखा था, गांव में बहुत ज़्यादा कोरोना नहीं था, लेकिन अब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं गांव में, तो क्या प्लानिंग उसको लेकर के गई है? हमारा जिला मोटे तौर पर 82% से ज़्यादा अर्बन डिस्ट्रिक्ट है, रूरल बहुत कम एरिया है, और इसका साइज छोटा होने की वजह से गांव बहुत डिस्टेंस पे नहीं है, अर्बन एरिया के बहुत साथ सटे हुए हैं। तो अर्बन फैसिलिटीज हमारी काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 50 गांवों के अंदर हमने आइसोलेशन बेड्स तैयार कर दिए हैं। वहां पर लोगों को स्क्रीनिंग होती है, अगर कोई सस्पेक्ट होता है तो आइसोलेशन वहां पर उसको लेकर जाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, और अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको इलाज के लिए लेकर जाते हैं। तो फरीदाबाद में लॉकडाउन में आपने क्या क्या छूट दे रखी है, कौन कौन से काम चल रहे हैं, और क्या और आगे छूट देने की संभावना? फरीदाबाद के अंदर हमारी हरियाणा सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे, उसके अंदर एसेंशियल जो इंडस्ट्रीज थी, असेंशियल सर्विसेज जो लोग शॉपकीपर्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी अलाउ कर रखा है। आज उनका टाइमिंग भी कल शाम को फिक्स कर दिया गया था कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइम पे हम खोल रहे हैं। वेजिटेबल मार्केट्स हैं, मंडीज़ हैं, उनको एक अलग समय पे खोल रहे हैं। डेयरी से संबंधित चीज़ें हैं, उनको अलग समय निर्धारित किया गया है, और किराना की और बाकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके अलग समय निर्धारित किया गया है। तो अलग अलग समय पे उसको सेग्रीगेटेड खोल कर ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो और लोग अपना सामान लेकर अलग अलग समय के ऊपर आराम से जाएं। तो इस बात की हम प्रयास कर रहे हैं। अगर ये तीसरी लहर आती है तो इसके लिए किस तरह के इंतजाम, किस तरह की प्लानिंग की गई है? क्योंकि हमने दूसरी लहर में देखा कि शुरुआत में इंतजाम कम पड़े, बाद में इंतजाम बेहतर होते चले गए। तीसरी लहर को लेकर क्या प्लानिंग? सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोविड से लड़ने के लिए है तो मैं अब ये समझता हूं कि वो वैक्सीनेशन है। जितने ज्यादा लोगों को हम टीकाकरण कर पाएंगे उतने ही लोग इससे कम प्रभावित होंगे। डॉक्टर्स के द्वारा ही ये बताया गया है कि इस फेज के अंदर भी जिन लोगों ने टीकाकरण करवाया हुआ था वो या तो बहुत ज्यादा संक्रमित नहीं हुए, और अगर संक्रमण आया भी तो बहुत आसानी के साथ बिना ज्यादा दिक्कत महसूस किए हुए ठीक होते हुए चले गए। तो हमारा पूरा ये प्रयास है कि टीकाकरण जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का करवा सकते हैं वो करवाएं, और इस काम के लिए शुरुआत के टाइम पर अगर मैं जनवरी की फरवरी की बात करूं तो लोगों के अंदर एक झिझक थी, लोग सामने नहीं आ रहे थे, वैक्सीन बड़ी नंबर्स में उपलब्ध थे, तो सीनियर ऑफिसर्स ने सामने आकर पहले खुद टीकाकरण करवाया, लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की कि ये सुरक्षित है, आप लोग भी लगाइए। लेकिन इस सेकेंड वेव के बाद में लोगों के अंदर खुद बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, वो खुद सामने आ रहे हैं। हम लगातार शेड्यूल बनाकर हमारी जितनी CHC PHC जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब जगह पे टीकाकरण का कार्य बड़ी तेजी से हम कर रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं आजकल? देखिए, घंटा निर्धारण की तो चीज खत्म हो गई है, क्योंकि कोई सोने का वक्त नहीं है, क्योंकि कोई जागने का वक्त नहीं है। रात को भी आपको कोई इमरजेंसी आ सकती है, रात को आपको कॉल्स आती हैं, आपको उस वक्त भी जागना होता है। तो अब एक नई चीज ये हो गई है, पहले हम कैट नैप सुनते थे, अब कैट नैप वास्तव में हम प्रैक्टिस करते हैं कि जब भी मौका मिलता है थोड़ी देर के लिए सो लिए, ताकि आप फ्रेश रहें, ताकि आप ठीक रहें। और सारे ऑफिसर्स को भी ये कहा गया है कि बहुत सारे लोगों को बर्डन लेके काम करना पड़ रहा है। जैसे ADC साहब हैं, वो ऑक्सीजन सप्लाई को पूरी तरह से देख रहे हैं, तो रात भर जागना पड़ता है। कहीं से भी डिमांड आएगी तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बाहर से ऑक्सीजन लेकर आनी है, टैंकर्स का प्रबंध करना है, ऑक्सीजन को स्टोर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये चैलेंजेस सबके साथ में, हमारे SDMs हैं वो टोज के ऊपर हैं कि उनको
पूरी हिरार्की को देखना है। ज्वाइंट कमिश्नर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स हैं, वो इसके अंदर लगे हुए हैं। पुलिस के ऑफिसर्स के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है कि पूरा एनफोर्समेंट उनको देखना है। डेवलपमेंट के ऑफिसर्स को हमने लगाया हुआ है। हेल्थ कितना बड़ा बर्डन ले रहा है। तो ये सोने जागने का कॉन्सेप्ट बहुत अब रहा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर महसूस करता हूँ कि पिछले 2 दिन से चीजें बेहतर हुई हैं और हमें वक्त मिलने लगा है। हम चीजों को बेहतर ढंग से प्लान कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और ठीक ढंग से जवाब भी दे पा रहे हैं। मैं ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि कुछ दिन ऐसे थे और विशेष तौर पर मैं 28 अप्रैल से लेके 4 मई का टाइम था, एक ऐसा वक्त था जब मैं ट्रेनिंग से वापस आया था और एकदम से इतना ज्यादा केस लोड था तो लोगों को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये सोचना होता था कि इस चीज को कैसे स्ट्रीमलाइन करें, कैसे स्टेबलाइज करें, कैसे सिस्टम क्रिएट करें ताकि लोगों को मुझ तक पहुंचने की जरूरत ना पड़े। जब मेरे पास में कॉल्स कम आने लग गई हैं तो अब मैं महसूस करता हूं कि सिस्टम्स ठीक से काम करने लग गए हैं, क्योंकि जिसको जो जिम्मेदारी दी गई थी उस लेवल पर मदद कर रहा है। सर, हमने देखा था कि आप ट्रेनिंग पर गए थे और सरकार ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आपको वापस बुलाया। आप पहले यहाँ उपायुक्त थे, उसके बाद आपको जब माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा, जब केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तब आपको यहाँ बुलाया गया। आपने बहुत मेहनत से इन पर काबू पाने की कोशिश की और उसके बाद जब अप्रिशिएशन मिला सरकार की तरफ से, सरकार ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तब मन में क्या भावना आती है जब आपकी मेहनत को सराहा जाता है? देखिए, सरकार के स्तर पर किसी भी अधिकारी को या कर्मचारी को जो सरकार अधिकतम देती है वो प्रशंसा पत्र ही देती है। और प्रशंसा का मतलब ये होता है कि आप जो चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप ठीक ढंग से कर रहे हैं, इसका रिकॉग्निशन सिर्फ उतना है। तो निश्चित तौर पे आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको ये लगता है कि आप चीजों को ठीक ढंग से कर रहे हैं और सीनियर्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उस तरह से इसको मैं लेता हूं और ये बात मैं हर मंच पे कहता हूं, यहां पर भी कहना चाहूंगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट को लीड करता है या किसी भी टास्क को लीड करता है, ये प्रशंसा कभी भी उसकी नहीं होती है, ये प्रशंसा टीम की होती है। तो मैं इस टीम के अंदर ना केवल मेरे साथी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स जो काम कर रहे थे, सीनियर लेवल पे हमारे मैडम गरिमा मित्तल हैं जो कॉरपोरेशन को देख रही हैं और जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान बेहतरीन ढंग से डिस्ट्रिक्ट का मेरा काम भी उन्होंने एडिशनल बर्डन लेकर किया। एडमिनिस्ट्रेटर HSVP हैं, बाकी ऑफिसर्स हैं, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं। तो ये पूरी टीम का होता है, सिर्फ नाम एक क्योंकि आप डिप्टी कमिश्नर हो तो वो आपका नाम उस पर छप के आता है। इसके अलावा जो यहाँ की सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्कूल चलाने वाले लोग, इतने लोगों ने यहाँ पर मदद की है और उसी का नतीजा था कि इतने वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट को, इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट को, जो हाई डेंसिटी का डिस्ट्रिक्ट है, उसको हम ठीक से चला पाए। ये सब उसी वजह से संभव हुआ। अब अगर लोग कहीं परेशान हैं और प्रशासन से बात करना चाहते हैं तो क्या कोई एक ऐसा नंबर जारी हुआ है जिस पर वो बात कर पाएं, अपनी समस्या बता पाएं या कोई ऐसी दिक्कत शेयर कर पाएं प्रशासन के साथ? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर लोगों से मिलना अभी संभव नहीं है। यही वजह है कि समाज के जितने भी वर्ग हैं उनके साथ लगातार हम जूम पर ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। तो जिस भी ग्रुप से ये लगता है कि इससे बात करने की जरूरत है, इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनसे हम लगातार बैठक करते हैं, उनके सुझाव सुनते हैं और उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगली मीटिंग में उनको बताते हैं कि हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो हर वर्ग के साथ लगातार हम संपर्क में रहे हैं और जो सफलता का मूल मंत्र है वो भी सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्रत्येक वर्ग को हमने साथ रखा है, उनकी समस्याओं को सुना है, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका निस्तारण करने की हमने कोशिश की है। डर नहीं लगता है कि चारों तरफ कोरोना है, माहौल बिगड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति में लगातार हम देख रहे हैं कि आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, आप लगातार कोरोना वार्ड जो है उनका दौरा कर रहे हैं, बाकी जगहों पर इंतजाम देख रहे हैं, डॉक्टर्स से लगातार मिल रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा को लेकर डर नहीं लगता? लास्ट ईयर मार्च के अंदर भी हम मसूरी में ट्रेनिंग पे थे और जब कोरोना फैलने लगा तो सरकार ने वापस बुलाया था और जब हम वापस आ रहे थे तो दिमाग में ये बात थी कि शायद सब लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो हम भी घर के अंदर ही घुसे रहेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि इतने बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और सिस्टम्स को इंक्रीज करना था, बिल्कुल नई चीजें थी, तो एक भी दिन घर के अंदर नहीं बैठे, हर रोज बाहर आना पड़ा, चीजों को ठीक करना पड़ा। इनिशियल डेज में निश्चित तौर पे जरूर एक दिमाग में था कि ये फैल सकता है, अफेक्ट कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो कहीं डर कहीं दूर चला गया और आज के दिन ये हालत है कि ये बात कभी दिमाग में नहीं आती है कि ऐसी कोई स्थिति आ सकती है। एक सबसे महत्वपूर्ण लीडरशिप जो क्वालिटी है वो ये है कि अगर आप फियरलेस नहीं होंगे, अगर आप बाहर निकल कर नहीं आएंगे तो आपके नीचे का पूरा जो हिरार्की है वो भी सामने नहीं आएंगे।
तो बाकी जब ऑफिसर्स, मेरा कोई भी जूनियर लेवल पे ऑफिशियल जाकर घरों के अंदर लोगों से मिल रहा है, काम कर रहा है, तो उसकी जिंदगी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी मेरी जिंदगी महत्वपूर्ण है। अगर मैं बाहर नहीं आऊंगा तो वो लोग भी बाहर आने में हेजिटेट करेंगे, तो उनको कॉन्फिडेंस भी आपको देना है। तो अगर आप डरते हैं और आपको ये लगता है इससे तकलीफ हो सकती है, तो फिर आप लीडरशिप रोल के लायक नहीं है, मैं ये मानता हूं। हमारे जो आर्मी है, एयरफोर्स है या बाकी लोग हैं, जब वो ज्वाइन करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि हर रोज युद्ध होगा, लेकिन उनको पता है कि लड़ाई हो सकती है, जान का खतरा है। जब हम लोग भी सर्विस ज्वाइन करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसकी प्रेस्टीज के लिए, बाकी चीजों के लिए ही सिर्फ एलिजिबल हैं। अगर कोई तकलीफ आती है तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर जिंदगी दांव पर लगती है तो उसके लिए भी आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है इसको चलाने के लिए। तो ये खतरा है, और मुझे नहीं लगता कि कभी पिछले 10-12 महीने के दौरान कभी भी ऐसा डर मुझे महसूस हुआ हो जिसने मुझे रोका हो। इसी वजह से मैं फीरियसली बाहर जाता हूं। लेकिन निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा ही मास्क को प्रयोग किया है, अपने साथियों को भी कहा है, और बाकी चीजों का भी मैं पूरी सख्ती के साथ पालना करता हूं। तो ऐसा बिल्कुल डर महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे खुशी और संतोष है कि हम लोगों के साथ में बाहर निकलकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाए। और इस तकलीफ की घड़ी में जिस फरीदाबाद को मैंने खुशी के मौकों पर अच्छे समय में देखा है, 10 साल के आसपास मुझे डिफरेंट कैपेसिटी में यहाँ काम करने का सौभाग्य मिला, उस फरीदाबाद की तकलीफ के समय भी मैं उनके साथ था और उनकी तकलीफों को मैंने महसूस किया और उनको हमने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने की कोशिश की। और मैं बिल्कुल इस बात को आपके सामने बड़ी ईमानदारी से रखता हूँ कि मुझे कभी डर कभी इस दौरान महसूस नहीं हुआ। परिवार ने कभी चिंता जाहिर नहीं की, क्योंकि आप बाहर जाते हैं उसके बाद घर लौटते हैं, तो परिवार को भी कहीं ना कहीं मन में आपकी भी चिंता रहती है और बाकी अपनी चिंता भी रहती है कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो या किसी और चीज़ को दिक्कत ना हो जाए। कि परिवार में अगर पेरेंट्स की बात करें, उसके लिए आप हमेशा ही बच्चे रहते हैं और वो हमेशा आपकी चिंता करते हैं, वो हमेशा आपको गाइड करते हैं। वो हर पेरेंट्स के साथ होती है, वो मेरे पेरेंट्स के साथ में भी है, परिवार के बाकी लोगों के साथ में भी है। सब लोग इस बात के लिए चिंतित होते हैं, लेकिन अब इतना वक्त हो गया है उसको लेते हुए, तो ये सब बातें अब उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और भगवान की दया से सब ठीक चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि निस्वार्थ तौर पर लोगों की सेवा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी सब ठीक होगा। सर, अंतिम बात और कि दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से बचें इस महामारी से और किस तरह से वो अपना सहयोग दे सकते हैं लोगों को बचाने में या अपने आप को सुरक्षित रखने में, उसमें क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो भी चीजें इस कोविड से बचने के लिए हम कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सारी नियम कायदे कानून का पालन पूरी तरह से करे जिससे हम इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण चीज वो ये कर सकते हैं कि इस बीमारी से लड़ने के लिए जो जो सरकार की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं उन सब निर्देशों का पालन करें। जैसे विशेष तौर पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों को संक्रमण आगे ना फैले, इसके लिए जो संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसकी सूचना हम उन्हीं लोगों से मांगते हैं कि आप बताइए आप संक्रमण के समय में किन किन लोगों के संपर्क में आए, ताकि उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें, उनको टेस्ट कर सकें, उनको आइसोलेट कर सकें, ताकि संक्रमण आगे ना फैले। इस काम में कई बार लोग मदद नहीं करते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, कानूनन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन सब लोगों के नाम हमें बताएं, ताकि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करके टेस्ट कर सकें, उनको बीमारी को फैलने से रोक सकें। और इसके अलावा अपने भाई का, बंधुओं का, अपने दोस्तों का किसी भी तरीके से अगर हम मदद कर सकते हैं, जो तकलीफें हमने फेस की हैं वो दूसरे फेस ना करें, इसलिए उनको चाहे मॉरल सपोर्ट ही दें। मेरे बहुत सारे साथी जब टीम के जब संक्रमित हुए तो हम उनसे फोन करके पूछते थे कि तबीयत ठीक है, कोई मदद की जरूरत तो नहीं है। तो अपने आसपास के लोगों को सिर्फ इतना ही कर लें, जब उनको जरूरत हो मदद की तो सरकारी सिस्टम के साथ मिलकर उनको मदद प्रोवाइड करवाएं, तो हम निश्चित तौर पे इसको बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं। अगर हमने व्यक्तिगत स्वार्थ के तहत आकर अपने आप को सिर्फ बचाने की कोशिश की, तो मैं बड़ी ईमानदारी से आप लोगों को कह रहा हूं कि ये हर हालत में आप तक पहुंचेगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो इससे बचाने का एक ही तरीका है कि ना केवल अपना ख्याल रखें, लोगों को भी सपोर्ट करें और बेहतर ढंग से हम इससे लड़ें और पूरी गरिमा के साथ इससे लड़ें, मानवता की ओर देखते हुए इसके साथ में लड़ें, और वो ऐसा करना संभव है।
तो ये जिला उपायुक्त यशपाल यादव हैं। साफ तौर पर कई मुद्दों पर उनसे हमने सवाल पूछे और साफ तौर पर उन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ उनके जवाब दिए हैं। एक बात साफ तौर पर कही है कि इस कोरोना से अगर आपको बचना है तो आपको सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना होगा कि चेहरे पर मास्क हो और इसके अलावा 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपको करना है। कोरोना से आप तभी बच सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यशपाल जी ने कही, वो ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई मिलने वाला, आपका कोई पड़ोसी और बाकी कोई अगर संक्रमित है तो उसका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि ये बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। हौसला रहेगा, आप अगर दूसरे को हौसला देंगे तो आप खुद इस पूरी बीमारी से बच पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।